हेलो दोस्तों। जीके बाई पवन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अपनी जो ये क्लास रहेगी ये सौरमंडल टॉपिक की रहेगी। ये क्लास हम दो पार्ट के अंदर करेंगे। जो ये क्लास है ये थ्योरी की रहेगी और नेक्स्ट क्लास है वो भी थ्योरी की रहेगी। और जो तीसरी क्लास लेके आऊँगा दोस्तों वो लेके आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन आंसर की। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सौरमंडल है क्या, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ग्रह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा इस क्लास के अंदर। ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। शुद्ध ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए अपनी सौरमंडल की क्लास है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सौरमंडल का मुखिया जो है वो सूर्य को कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान कौन होता है या सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। और ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रहों की संख्या है 8 ग्रह हैं अभी तक सौरमंडल के अंदर। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक जो है ये है बुध ग्रह, दूसरे नंबर पे आता है शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पे अपनी पृथ्वी, फिर है मंगल ग्रह, फिर है बृहस्पति ग्रह, फिर है अरुण ग्रह और फिर है वरुण ग्रह। तो बात करें शनि रह गया बीच में, शनि अरुण और वरुण, ठीक है। ये प्लूटो है, ये बोना ग्रह, इसे ग्रहों की श्रेणी से खत्म कर दिया गया है। तो ये 8 ग्रह है अपने सौरमंडल के अंदर, तो आप इनको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के बारे में आपको इक्का दुक्का बातें पता होनी चाहिए। भूगोल, भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस में गोल, अर्थात भूगोल। भूगोल यानी पृथ्वी और गोल का अर्थ इसके आकार से है। मतलब भू का मतलब धरती और गोल मतलब इसका आकार जो है वो गोल है। तो चलिए अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोसथनीज ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपसे पूछ लेंगे किसी भी एग्जाम में, भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। इरेटोसथनीज के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल माना था। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल किसने माना था, अरस्तु ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल माना था। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। कभी भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आए भूगोल का जनक किसे माना जाता है तो हिकेटियस को माना जाता है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है जेस पीरियोडस। आपसे पूछ सकते हैं प्रसिद्ध पुस्तक जेस पीरियोडस के लेखक कौन है, तो ये है हिकेटियस। अब नेक्स्ट आपसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि वर्तमान भूगोल या आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो अब बात करते हैं ब्रह्मांड कि हमारा ब्रह्मांड है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये पृथ्वी कैसे बनी, इन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर, जो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था उसी के आधार पर रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने पहली बार ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। भाई रूस के जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। क्या कहा इन्होंने, इनके अनुसार क्या है, इन वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोटक की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। एक घटना हुई थी जिसे कहते हैं महाविस्फोटक। आगे बताऊंगा महाविस्फोटक क्या है। तो ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात सौरमंडल का विकास हुआ जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तभी से उसमें विस्तार जारी है। मतलब ये महाविस्फोटक या बिग बैंग घटना क्या है जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस चित्र में समझिए दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर हमारे आसमान में मतलब हमारे अंतरिक्ष के अंदर जितने भी छोटे छोटे कण थे वो किसी ना किसी प्रकार से सारे आपस में आकर एक स्थान पर इकट्ठे हो गए थे, एक स्थान पर वो सारे मिल गए थे। जब ये सारे आपस में मिल गए तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण हुआ और बहुत सारे घटक आपस में मिल गए। इनके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, यहाँ पर विस्फोट हुआ, इसकी वजह से इसके छोटे छोटे हिस्से हो गए और हर हिस्सा बहुत दूर दूर फैल गया और आज के दिन उस हिस्से ने अपना अलग अलग रूप बना लिया। उसी की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उल्का पिंडों का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। और उसी के बाद धीरे धीरे बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक मानव आया था जिसका निर्माण पैरामाइट्स जीव से हुआ था। तो मानव का निर्माण किस हुआ, पैरामाइट्स जीव से माना जाता है। और दुनिया का आप दोस्तों आप लाइव चल रहे हो तो आप अपनी ये लाइव क्लास मुझे कमेंट करके बताइए कि मानव जमीन पर सबसे पहले कहाँ पर आया था, किस स्थान पर आया था, किस देश के अंदर आया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जमीन पर आने वाला पहला मानव कहाँ पर आया था। और साथ का साथ दोस्तों मुझे ये भी कमेंट करना कि भारत में मानव सबसे पहले कहाँ पर आया था। तो ये कमेंट करके मुझे बताओ क्योंकि आप लाइव चल रहे हो दोस्तों। तो आगे देखते हैं तारे, तारों का निर्माण कैसे हुआ।
प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि तारा कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, तारों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तारे जो हैं ये बहुत बड़े पत्थर हैं, और ये सूर्य जब गर्म होता है तब उसी की रोशनी से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, रात को हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे, तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो ये उनकी आयु का सूचक होता है। तारों में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है 70%। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आए तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो हाइड्रोजन। कितनी मात्रा है इसकी? 70%। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। पूछते हैं कि पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो इसका नाम दोस्तों आपको पता होना चाहिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य के बाद दूसरा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो आप तारों का एक चित्र देख सकते हो, जो हमारे अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हमें दिखाई देते हैं। इन तारों का एक बहुत ही सुंदर चित्र है। इसी के साथ में एक अपना उल्कापिंड दिखाया गया है जो जमीन की ओर गिरता है। तो आप इसका चित्र देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सुंदर चित्र है तारों का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है उल्कापिंड क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे बनता है? उल्का को सामान्य रूप से टूटता हुआ तारा कहा जाता है। दोस्तों आप रात को बाहर सोते हो तब आप देखते हो आसमान में टूटता हुआ तारा, आप उससे विश भी मांगते हो, ये टूटता हुआ तारा मेरी जॉब लग जाए या मेरी शादी हो जाए, ऐसी विश भी आप मांगते हो। तो वो होता है टूटता हुआ तारा। अब ये टूटता हुआ तारा गिरता कहाँ पर है, मतलब हमारे राज्य में कब गिरेगा, हमारे शहर में कब गिरेगा, हमारे गाँव में कब गिरेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है, ये सौरमंडल के तारवीय मलबा होता है, मतलब आसमान के अंदर जो मलबा होता है वो नीचे की ओर गिरता है, जो 42 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब ये नीचे आता है तब इसकी गति कितनी होती है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन की तरफ गिरता है। ये पिंड छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो भूमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये नीचे नहीं गिर पाते हैं, ये रास्ते में खत्म हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जिसे उल्का कहते हैं। और जो पिंड बड़े होते हैं वे जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा पृथ्वी के तल पर आकर गिरते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारी जो ये पृथ्वी है इससे 18 किलोमीटर की परत आती है जिसका नाम है सौभमंडल। इससे ऊपर जो आती है उसका नाम है समताप मंडल, इसके ऊपर आती है उसका नाम है मध्यमंडल। लगभग हमारी पृथ्वी से 250 किलोमीटर ऊपर जब ये पत्थर ऊपर से गिरते हैं तब ये अपने वायुमंडल के साथ घर्षण करते हैं और रास्ते में जलकर राख हो जाते हैं। वो राख हर जगह फैल जाती है, हमें दिखाई नहीं देते। 99% उल्कापिंड रास्ते में खत्म हो जाते हैं, जमीन पर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों आप इसका एक चित्र देख सकते हो कि ऊपर से एक उल्कापिंड गिर रहा है, एक पत्थर गिर रहा है और इस पत्थर के अंदर आग लग गई है। जब आग लग जाएगी तो इसका धुआं बन जाएगा, राख बन जाएगी, ये जमीन पर गिर ही नहीं पाएगा, ये रास्ते में खत्म हो जाएगा। आप इधर के इस चित्र में देख सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही कम चांस है कि ये जमीन के ऊपर आके गिरते हैं, ये रास्ते में खत्म हो जाते हैं। और कुछ एक छोटे हिस्से जो गिरते हैं वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में गिरते हैं। तो ये होता है उल्कापिंड, ये कभी भी जमीन पे नहीं गिरता है, ये रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आप लाइव चल रहे हो, कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा मंडल उल्कापिंडों को खत्म कर देता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सा मंडल उल्कापिंडों को खत्म करता है, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो शाबाश, चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं और तारामंडल किसे कहते हैं। तो पहले बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। देखिए, मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला व बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीस है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा व सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, इसका नाम है सीरीस। अब आप एक बात देखिए, ये यहाँ पे हमारे सौरमंडल में सबसे पहले आता है सूर्य, सूर्य के बाद में ग्रह आता है बुध, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारा माल पाया जाता है, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेंगे मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है तारामंडल किसे कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। आधुनिक समय में तारामंडलों की खोज
हुई है, तो इनकी संख्या 88 है। 2021 के अनुसार इनकी संख्या 89 हो गई है दोस्तों, 89 हो गई है। और एग्जाम में आपके 88 आएगा, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौर वर्ष किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर किसे कहते हैं। तो चलिए सौर वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। सौर वर्ष क्या होता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। मतलब आप एक चित्र के माध्यम से देखिए, जैसे मैं आपको बात करूं तो ये अपनी पृथ्वी है, अपनी अर्थ है, और ये अपने सूर्यदेव हैं। ये सूर्यदेव हैं। ये देखिए अपनी पृथ्वी इसके चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगाती है, और एक चक्कर लगाने में अपनी पृथ्वी को लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। 48 मिनट ये टाइम लगता है। इसी को दोस्तों हम सौर वर्ष कहते हैं। और इसी 365 दिनों के अंदर एक वर्ष होता है। 5 घंटे 48 मिनट को हम कभी काउंट ही नहीं करते हैं दोस्तों। इसीलिए जब 4 साल होते हैं तब इनके चौथे साल जो है इसके 24 घंटे बन जाते हैं, जिसे हम एक दिन बना देते हैं। और 29 फरवरी आ जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। 29 फरवरी प्रत्येक 4 साल के बाद में आता है दोस्तों। तो इसी को कहते हैं सौर वर्ष। चलिए आगे बात करते हैं उपसौर और अपसौर ये घटना क्या होती है। उपसौर पढ़ते हैं सबसे पहले। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। मतलब सूर्य अपनी पृथ्वी के सबसे नजदीक कब होगा? 3 जनवरी को होगा। यह घटना क्या कहलाती है? उपसौर। कई बार एग्जाम में सीधा पूछते हैं सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक कब होता है? 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को अपने क्या होती है भारत में दोस्तों? बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है 3 जनवरी को ठंड होती है, लेकिन गर्मी होनी चाहिए क्योंकि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट भी मैं आपका अभी क्लियर करूंगा। अपसौर क्या होता है? इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब चली जाती है? 4 जुलाई को। इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर। अब आपके माइंड में क्यों सुनाता है 4 जुलाई को पृथ्वी दूर है तो अपने ठंड होनी चाहिए, लेकिन होती गर्मी है। चलिए एक कंसेप्ट समझिए दोस्तों, मैं आपको बड़ी अच्छे से समझाता हूं। ये है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी के 2 भाग हैं। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और अपना भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में। ये रहा। मैं बात करता हूँ 4 जुलाई की। 4 जुलाई को मैं बात करता हूँ अपने यहाँ पे एक छोटी सी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, ठीक है। और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। ये लीजिए, दोनों पॉइंट लिख देता हूं। अब पहले मैं दूर वाली बात करता हूं। 4 जुलाई वाली बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर, यहाँ पे सूर्य चमकेगा, यहाँ पे सूर्य चमकेगा तो सूर्य की किरणें सीधी उत्तर भारत में गिरेगी। उत्तर भारत में गिरेगी तो ये लीजिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। किस तारीख को? 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, अपने क्या होती है? गर्मी होती है। समझे आप 4 जुलाई को गर्मी क्या होती है? क्योंकि सूरज की सीधी किरणें ऊपर वाले हिस्से पे गिरती है, भारत ऊपर आता है। तो ये 4 जुलाई की घटना, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 जनवरी को सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा तो क्या होनी चाहिए? गर्मी। लेकिन सर्दी कैसे? देखिए दोस्तों सूर्य यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया। ये देखो पृथ्वी के नजदीक भी आ गया। अब इसकी किरणें भारत में नहीं गिरती, दक्षिण की ओर गिरती है, दक्षिणी गोलार्ध में गिरती है। तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी और अपने यहाँ पे ठंड हो जाएगी। तो ये 3 जनवरी घटना कौन सी हुई? उपसौर घटना हुई दोस्तों। तो आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये घटना क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से होती है। तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा अपसौर और उपसौर क्या होता है। आगे बात करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? चलिए दोस्तों फटाफट इसके बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो धूमकेतु तथा पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये गैस एवं धूल का संग्रह है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। अब देखिए दोस्तों धूमकेतु होता क्या है? आसमान के अंदर जब बहुत सारी डस्ट मतलब धूल मिट्टी कण गिरे वगैरह और बर्फ मिल जाती है तब डस्ट बन जाती है, एक चट्टान बन जाती है। वही चट्टान जब सूर्य की ओर चलती है तब वो हमें सूर्य की रोशनी गिरती है तो वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है, उसकी एक पूंछ दिखाई देगी। उसी को हम धूमकेतु कहते हैं। जब ये सूर्य की तरफ चलेगा तभी हमें दिखाई देगा।
हेली नामक धूमकेतु, किस नाम का धूमकेतु? हेली नामक धूमकेतु 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। पीछे यह वर्ष 1986 में दिखाई दिया था, अब इसमें प्लस 76 कर दो दोस्तों, तब ये आगे 2062 के अंदर दिखाई देगा। आपसे पूछ लेंगे कौन सा धूमकेतु 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है, तो हेली नामक धूमकेतु। अब देख सकते हो कोई भी धूमकेतु जब हम पृथ्वी से देखेंगे वो सूर्य की ओर जाएगा तो इस प्रकार से हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। इसका मैं चित्र आपको एक और दिखा देता हूँ। देखिए ये रात को जब ये गुजरता है तब इस प्रकार से एक लाल रोशनी हमें सूर्य की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, इसी को बोलते हैं धूमकेतु। और हेली नामक धूमकेतु जो है वो 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। अब दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं, सूर्य से ग्रहों का बढ़ता क्रम, मतलब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए सूरज के सबसे नजदीक जो ग्रह वो है बुध ग्रह, और सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? वरुण ग्रह। तो ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूर, आप चित्र देख सकते हो, ये है अपना सूर्य देव, ये सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? ये छोटा सा बुध ग्रह। इसके बाद में शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों। फिर आता है मंगल। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र ग्रह। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मंगल ग्रह। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में? शुक्र व मंगल ग्रह के बीच में। फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह। देखिए किस ग्रह में वल्य हैं? तो ये है शनि ग्रह के अंदर। फिर ये अरुण और ये वरुण। तो इस प्रकार से सूर्य से ये ग्रह जो हैं ये बढ़ते रहते हैं। तो आप इनका चित्र देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्रहों के उपनाम। किस ग्रह का कौन सा उपनाम है? पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी पे पानी ज्यादा है, जल के दिखता है, इसी कारण से नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसे SO2 गैस के कारण पीला ग्रह कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन है पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। शुक्र इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि साइज में पृथ्वी के जितना ही बड़ा है, देखने में पृथ्वी के जैसा ही है, तो इसी कारण से पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चमकीला है, इसे सबसे ज्यादा सुंदर ग्रह भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा गर्म भी यही है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है। शनि ग्रह को क्या कहते हैं? काला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा है। अरुण ग्रह इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की ओर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। अब सौरमंडल की बात देखिए दोस्तों, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लेंगे, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतनी चीज़ें पढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों के पास भी पहुंच पाएँ। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ ताकि सब्सक्राइबर जो हैं थोड़े बढ़ पाएँ दोस्तों। तो ये आपसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें और सृष्टि की सारी खुशियाँ आपको मिलती रहे।